नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें स्टार्ट की थी कि सॉइल फर्टिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में थोड़ी सी जो मैनेजमेंट की बातें हैं वो सारी हमने कर ली थी। ठीक है, बेसिक चर्चाएं थी हमारी, कुल मिलाकर बात ये है। अब हम उससे थोड़ा सा एडवांस चलते हैं और बातें करते हैं। देखो, न्यूट्रेंट हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्टिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले न्यूट्रेंट को जानना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रेंट क्या होते हैं। इसके साथ में ही हम ये बातें करेंगे कि एसेंशियलिटी ऑफ जो न्यूट्रेंट है, ठीक है, ये सिद्धांत किन्होंने दिया था, ठीक है, उस सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई, ये बातें हमारी जानना जरूरी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनको किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, आगे किस प्रकार से बांट सकते हैं, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और सारी चीजें कंटिन्यू पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक जो टर्मिनोलॉजी आपके आती है वो आती है जिसको हम कहते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। इस चीज को समझने का प्रयास करो, पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण क्या होता है इसको समझो पहले तो जब भी हम पोषण की बात करते हैं तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है। कौन कौन सी आती है? तो एक तो सबसे पहले प्लांट करता क्या है कि सबसे पहले तो प्लांट जो पानी है उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट को लेने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, जो ये मान लो मैं चित्र बना के आपको बताऊं तो ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, ये बड़ा पेड़ है, ये सबसे पहले क्या करेगा, अपटेक करेगा, न्यूट्रिएंट को ले लेगा। ठीक है, यहां से फिर इसका क्या होगा, जितने भी हमारे ये प्लांट होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं और उनमें से दो इंपॉर्टेंट उत्तक है, एक को हम कहते हैं जाइलम और एक को हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो जाइलम होता है, ठीक है, जो जाइलम उत्तक है वो क्या कर रहे हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को और पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से स्थानांतरण हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, यहां जाकर इनका क्या होगा, जो है आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमाव हो जाना, संरक्षित हो जाना या काम में आ जाना। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम यहां से गया, यहां से ट्रांसपोर्ट हो गया, यहां जाकर ये पत्तियों में क्या हो गया, क्लोरोफिल के निर्माण में भाग ले लिया। ठीक है, इसका मतलब वहां जाकर इसका क्या हो गया, यूज हो गया। तो एक तरह से इसका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा या ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन के रूप में जानते हैं। तो ये जो तीनों प्रक्रम हो रहे हैं, ठीक है, इन तीनों प्रक्रमों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, या इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखनी है, एक तो न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट हम जितनी भी चीजें हम या प्लांट से जितनी भी चीजें लेते हैं, चाहे वो जो है हमारे कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हवा हो, कोई भी चीज जो हम कंज्यूम करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारे एज ए न्यूट्रिएंट यूज में हम कह सकते हैं उनको कि वो क्या है, पोषक तत्व है या न्यूट्रिएंट है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये दूसरी चीज ध्यान रखनी है। इसके आगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या जितने हमारे एनवायरनमेंट में चारों ओर जितने तत्व हैं वो सारे ही हमारे लिए जरूरी है क्या, या सारे ही पौधों के लिए जरूरी है क्या? ऐसा तो है नहीं। जैसे कि एनवायरनमेंट में तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गन भी होती है या और बहुत सारी जो है गैसें होती है, लेकिन वो काम की नहीं है। इसके अलावा और भी तत्व होते हैं लेकिन वो काम के नहीं है। तो कुछ विशेष तत्व हैं जो पौधों के लिए क्या है, काम के हैं। ठीक है, और इस बात को सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनको हम कहते हैं कि आर्नोन और जो स्टाउट है, इन्होंने सबसे पहले 1939 में ये बातें बताई कि न्यूट्रिएंट जितने भी पृथ्वी पर चाहे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो सभी पौधों के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ही हैं या कुछ पोषक तत्व ही हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, अब उन्होंने एसेंशियलिटी का एक क्राइटेरिया भी दिया, यानी कि उन्होंने एक मापदंड फिक्स कर दिया, एक सीमा बना दी कि ये जो
तीन इंपॉर्टेंट हमारे गुण है, पौधे के गुण है, इनको फुलफिल करने वाले, इनकी पूर्ति करने वाले तत्व ही क्या होंगे, एसेंशियल होंगे। तो एसेंशियलिटी जो क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियलिटी आई बात समझ में। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये जो हमारा आवश्यकता का सिद्धांत है, ठीक है, या आवश्यकता के जो मापदंड है, ये दिए किसने थे। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि आर्नोल्ड एंड स्टाउट, सबसे पहले तो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और ये दिया कब है, 1939 में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, हालांकि बाद में हम ये कहते हैं कि इसी सिद्धांत को दोबारा से रिवाइज करने का काम जो है आर्नोल्ड ने किया था, और वो हमारे जो उनको बाद में 1955 के समथिंग उन्होंने दोबारा से इसको रिवाइज किया था। रिवाइज करने का मतलब इन्होंने एक दो चीजें जो है इसमें और जोड़ दी थी। ठीक है, तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीन चीजें समझ लेते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है। एक तो ये समझते हैं कि एसेंशियल कौन से न्यूट्रिएंट को हम कहेंगे। ठीक है, तो उनके लिए तीन क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि जिनके बिना पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, मान लो नाइट्रोजन है, यदि नाइट्रोजन की पौधे में कमी हो जाएगी तो पौधा अपना पूरा कंप्लीट जीवन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लो पौधा जो है स्टार्टिंग से जर्मिनेशन करेगा, उसके बाद में ग्रोथ करेगा, ग्रोथ होने के बाद में मेच्योर होगा और उसमें फूल आएंगे, फिर फूल आने के बाद में उसमें क्या बनेंगे, फल बनेंगे, और दोबारा से उसका जो जीवन है वो फल बनने के बाद में बीज बन जाएंगे, और बीज बन के पौधा नष्ट हो जाएगा, यानी कि अपना पूरा जीवन चक्कर कंप्लीट कर दिया। अब यदि नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो किसी ना किसी स्टेज पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, या तो वो जो है जर्मिनेशन ही नहीं कर पाएगा, जर्मिनेशन कर गया तो वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और ग्रोथ कर गया तो उसमें फूल या फल नहीं बनेंगे। ठीक है, वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए ये न्यूट्रिएंट जितने भी हम डिस्कस करेंगे अभी, वो होना जरूरी है। तो पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी पौधे को अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिएंट आपके आवश्यक न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, पहले तो ये समझो कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है। ठीक है, जैसे हम हैं, हमारी बात करें तो हम श्वसन करते हैं। ठीक है, हम उत्सर्जन का काम भी करते हैं, हमारे जो शरीर में है ब्लड का फ्लो भी चलता रहता है, यानी कि ब्लड चारों ओर घूमता रहता है, हमारा हार्ट भी क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, हम दिमाग से सोचते रहते हैं। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, पाचन करना, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी क्या कहलाती है, ये सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित हमारे शरीर की उपापचयन क्रियाएं हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो हम क्या कह सकते हैं, उपापचयन क्रियाएं। वो ही आपके प्लांट्स में होती है। क्या प्लांट श्वसन नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या प्लांट्स आपके प्रकाश संश्लेषण नहीं करता? बिल्कुल करता है। इसके अलावा प्लांट उत्सर्जन नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो जितनी प्रक्रियाएं जो कि एसेंशियल है प्लांट के लिए या उसके सिस्टम में चल रही है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, उन सभी को हम उपापचयन प्रक्रियाओं से ही देखते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया, और तीसरा क्राइटेरिया है कि इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी कमी को सिर्फ नाइट्रोजन ही पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी है, हम फास्फोरस डाल रहे हैं, हम पोटाश डाल रहे हैं और नाइट्रोजन की जगह जाकर पोटाश काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा नहीं कर सकता, और यही आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की खास बात होती है। यदि नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन वाले उर्वरक ही देने पड़ेंगे, नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी पूर्ति होगी, नहीं तो डिफिशियंसी ही रहने वाली है, और चाहे आप दूसरे कितने ही दे दो। ठीक है, दूसरे देने की वजह से और न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तीनों बातें आपके आर्नोल्ड और स्टाउट ने बताई थी। ठीक है, सबसे पहले, और इनको जो फुलफिल करने वाले थे, ठीक है, इनकी बातों को जो फुलफिल करने वाले न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे आपके क्या हो गए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट है कौन कौन सी।
ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन की और उनसे संबंधित हम बेसिक बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हम ये कहते हैं कि 17 पोषक तत्व ऐसे हैं, ठीक है। पहले 16 माने गए थे, लेकिन बाद में एक निकल को और जोड़ दिया गया था, तो टोटल आपके 17 हो गए थे, ठीक है। निकल को जोड़ने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ब्राउन थे, ठीक है। उससे पहले 16 माने जाते थे, लेकिन आपको टोटल 17 ध्यान रखने हैं। तो 17 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि क्या है, आपके एसेंशियल है, अनिवार्य है, इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर सकता। अब इनका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्या सभी समान मात्रा में उपलब्ध होते हैं पौधे को? क्या किसी की कम या ज्यादा आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं और कुछ है जिनकी थोड़ी बहुत मात्रा भी होगी तो प्लांट का जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसी जो है कंसंट्रेशन के आधार पर, या हम ये कह सकते हैं इसी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इसमें एक तो हम ये कहेंगे कि मैक्रो, इनको मैक्रो भी बोलते हैं, इनको मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोल रहे हैं, मैक्रो, मेजर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं आपके मुख्य रूप से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा मात्रा में ये जरूरी होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पर माइक्रो की, हम बात कर लेते हैं। जो माइक्रो है यानी कि इनकी कम मात्रा, सूक्ष्म पोषक तत्व इनको कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम ये कहेंगे कि सूक्ष्म को एक ट्रेस शब्द से और जोड़ा जाता है, ठीक है। किससे जोड़ते हैं, जो ट्रेस शब्द है वो भी आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को ही बताने का काम करता है, ट्रेस, ठीक है। ये दिया, या एक शब्द और इनके लिए काम में लिया जाता है, माइनर, ठीक है। माइनर भी बोल सकते हैं। माइनर का मतलब भी क्या होता है, कमी होना। साथ में माइक्रो का मतलब भी यही होता है और ट्रेस का मतलब भी यही होता है। सूक्ष्म का मतलब भी आप हिंदी में कह सकते हो, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व तो इनको हम हिंदी में बोल रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है पहले तो मेजरली दो भागों में बांटेंगे कि इनकी ज्यादा आवश्यकता है तो इनको अलग कर दो, इनकी कम आवश्यकता है तो इनको कम वाली श्रेणी में रख दो, ठीक है। अब इनको अगेन जो आपके मैक्रो वाले हैं, मेजर जो है इनको, या मुख्य पोषक तत्व जिनको हम कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, इनको मुख्य पोषक तत्व कह दिया। इनको हम क्या कर लेते हैं, आगे और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कर लेते हैं, और डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर हम एक तो लिखते हैं प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी जो है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरी तरफ हम कहेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो जो मैक्रो है उन्हीं को हमने आगे चल के कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक को हमने क्या कहा, प्राइमरी, और एक को हमने क्या कहा, सेकेंडरी कह दिया, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक, हिंदी में कहूं तो क्या हो गया, प्राथमिक पोषक तत्व, और सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, द्वितीयक पोषक तत्व। यहां तक क्लियर है मामला सारा, यहां तक आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने एसेंशियलिटी की बात की थी, तीनों जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस किए, उसके बाद में हमने इसके क्लासिफिकेशन की बातें स्टार्ट कर दी। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम जो मैक्रो है, माइक्रो है, दो भागों में बांट दिया। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि मैक्रो को भी हम दो भागों में बांटते हैं। इनमें जो प्राइमरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें तीन पोषक तत्व है। कौन कौन से हैं, एन, पी, के। एन का मतलब आपके नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस, और के का मतलब पोटास। यहां तक की बातें क्लियर है। हम जनरली जो है इन्हीं का यूज भी करते हैं, आपने देखा होगा यूरिया के रूप में, डीएपी के रूप में, पोटास के रूप में, हम इन्हीं को ज्यादातर खेत में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कमी भी इन्हीं की ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद में कुछ विशेष जो मृदाएं होती है, या जहां पर हम बार बार कंटिन्यू खेती करते हैं, ठीक है। मान लो साल भर हम कंटिन्यू खेती कर रहे हैं, पड़त वाला सिस्टम नहीं रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर की भी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी में आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। बात समझ में आ गई, सेकेंडरी वाले ये सारे हैं, ठीक है। तो प्राइम जो आपके मैक्रो है, इनको हमने दो भागों में बांटा, प्राथमिक और द्वितीयक, और आगे हमने एनपीके को कहा कि ये प्राइमरी है, और जो है आपके सेकेंडरी
मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर है। इनमें आपको ये पूछ लिया जाए कि ज्यादा आवश्यकता किनकी होती है, तो जो प्राथमिक वाले हैं उनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी 17 पोषक तत्व बचे हुए जो आपके, ये देखो यहाँ पर कितने आ गए आपके, 3 यहाँ पर आ गए, 3 यहाँ पर आ गए। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसके अलावा एक हम ये कहते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यहाँ पर शामिल नहीं करते। क्यों नहीं शामिल करते? क्योंकि पहली बात तो ये मिट्टी से प्राप्त नहीं होते। तो कहां से प्राप्त होते हैं? ये आपके मुख्य रूप से जो कार्बन होता है ये तो CO2 के रूप में आपके किन से मिल जाएगा, जो आपके वायुमंडल है वहां से मिल जाएगा। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये जल से मिल जाते हैं। जो हम पानी डाल रहे हैं ना मिट्टी में, वो पानी से डायरेक्ट ही क्या हो जाते हैं, ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो मिट्टी में जो है इनकी अवेलेबिलिटी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए। और दूसरी बात, इनको अलग से देने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखा है क्या आपने कि हम कार्बन दे रहे हैं पौधे को? नहीं दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। हाइड्रोजन भी नहीं देते हैं, ऑक्सीजन भी नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम पानी पिलाते हैं तो पानी ही आगे जाकर टूट कर क्या कर देता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पूर्ति कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनको देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनको अलग से देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनका अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के कितने हुए? 3 तो ये जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं, 3 ये और 3 ये, कितने हो गए आपके? 9 हो गए। 9 के अतिरिक्त 17 में से कितने बचे सर? 8 बचे हैं। ठीक है, कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। और ये 8 सारे आपके किस में आ जाते हैं? माइक्रो में ही आते हैं। आई बात समझ में? किस में आ जाएंगे दोस्तों? माइक्रो में ही आ जाएंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट में एक तो आयरन की कमी बहुत ज्यादा देखी होगी, मैग्नीज की कमी बहुत ज्यादा देखी होगी आपने। ठीक है, इसके अलावा एक कॉपर भी होता है, इसकी भी कमी होती है। ठीक है, निकल की हम बात कर ही रहे थे, क्लोरीन की हम बात कर ही रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके माइक्रो जो है पोषक तत्व है जिनकी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको क्या कर लेते हैं, एक लेवल तक डिवाइड कर लेते हैं। यहां तक की बातें सारी क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका डिवीजन स्टार्ट किया, डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने 2 भागों में बांट दिया। किसके आधार पर? जो इनकी पौधों को आवश्यकता है उसके आधार पर। ठीक है, इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसलिए इनको मेजर कर दिया, उनकी कम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, या कम मात्रा में लिए जाते हैं इसलिए इनको हमने ट्रेस या माइनर कह दिया। ठीक है, दूसरी तरफ जो मेजर है उनको भी हम आगे चल के 2 भागों में बांट चुके हैं और इनमें NPK और मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर की बातें हमने कर ली। सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या था? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य रूप से हवा से और पानी से मिल रहे हैं, इसलिए इनको किसान को उपलब्ध करवाने की जरूरत नहीं होती है, ये पर्यावरण में ऑटोमेटिक ही पौधों को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे थे। बाकी आपके यहाँ पर टोटल 17 पोषक तत्व हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम मुख्य रूप से नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे कि नाइट्रोजन के फंक्शन क्या है, रोल क्या है। ठीक है, तो वो बाद की बातें हैं, यहाँ तक की बातों को हम आज वाली इस क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी बातों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की बात की थी। और इसमें मैंने एक तो कहा था कि लाइफ जो है आपकी, ठीक है, प्लांट की जो लाइफ है वो कंप्लीट कब होगी? जब 17 पोषक तत्व अवेलेबल होंगे। ठीक है, उनके बिना कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या है, सारे ही एसेंशियल है। दूसरी बात, विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब वही मैं कह रहा था, रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक है। मेरा काम मैं ही करूंगा, किसी और के जो है बक्सी बात नहीं है, ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन खुद का काम खुद ही करेगा, कोई दूसरा उसका काम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वो स्पेसिफिक होते हैं, प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। और सही शब्द में इस्तेमाल करो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते किसी दूसरे के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाता है पादप, जो उपापचयन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचयन भी इसको हम कहते हैं, ये भी आपके क्या होता है, इसमें भी ये सीधे रूप से भाग लेते हैं। सीधे रूप से भाग लेने का मतलब क्या हुआ कि इनके बिना ये अभिक्रियाएं रुक जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण, एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है प्लांट्स में। और सीधे तौर पे क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम का रोल होता है। हालांकि और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनका इसमें रोल होता है, आयरन का भी होता है, ठीक है, कई प्रकार के जो है आपके नाइट्रोजन का भी होता है, फास्फोरस का भी होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के रूप में ये कहते हैं कि मैग्नीशियम इसके लिए आवश्यक है। आप कहोगे सर मैग्नीशियम ही क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप याद करो, हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा को एकत्रित करने का काम करता है। अब जब मैग्नीशियम नहीं रहेगा, इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी नहीं होगी। यानी कि डायरेक्ट तौर पे ये क्या कर देते हैं, उस चीज को रोक देते हैं, उसको वहीं पे क्या कर देंगे, रोक देंगे, चाहे कोई सी अभिक्रिया हो। इसी प्रकार चाहे श्वसन हो, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो, या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, या कोई और अभिक्रिया हो, उन सभी को ये सीधे तौर पे रोक देते हैं यदि इनकी कमी हो जाती है तो ये बातें तीनों जो स्पेसिफिक बातें हैं, ये आपके आर्नोन और स्टाउट ने बताई थी, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इनका जो पता है वो कैसे चला था, तो एक टेक्निक होती है सॉल्यूशन कल्चर तकनीक। यानी कि इन्होंने क्या किया, सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका सॉल्यूशन तैयार कर लिया, लेकिन एक विशेष पोषक तत्व की कमी कर दी। जैसे मान लो पानी में मैंने सभी पोषक तत्व घोल दिए लेकिन नाइट्रोजन को हटा दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि नाइट्रोजन नहीं था, तब पौधे में क्या हुआ। ठीक है, फिर ऐसे ही फास्फोरस के लिए किया, ऐसे ही पोटास के लिए किया, अलग अलग सभी पौधों में अलग अलग न्यूट्रिएंट, एक एक न्यूट्रिएंट कम रखा। ठीक है, और उससे देखा कि इसके के लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या इसका जीवन चक्र कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं रुक चुकी है, ये सारी बातों का अध्ययन कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद में रिफाइनमेंट ऑफ एसेंशियलिटी कंसेप्ट, ये आपके निकोलस द्वारा दिया गया था। इसने थोड़ा सा जो है इसका मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, किसी तत्व के अनिवार्य माना जा सकता है भले ही वह दूसरे तत्व से पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सके। इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये कहा कोई तत्व अनिवार्य हो सकता है चाहे वो दूसरे के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि विटामिन B12 बैक्टीरिया और शैवाल के लिए आवश्यक है, लेकिन कोबाल्ट की अनिवार्यता सिद्ध नहीं हुई। यानी कि विटामिन B12 जो है आपके बैक्टीरिया और शैवाल के लिए तो जरूरी है, लेकिन इनको बनाने के लिए, विटामिन B12 को बनाने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, जो कि इनके लिए जरूरी नहीं है। यानी कि बैक्टीरिया और शैवाल में आप कोबाल्ट दो या ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके किसने बताई, डीजे निकोलस ने। और निकोलस के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फंक्शनल और जो मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट का जो कंसेप्ट है, ठीक है, या जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये किसके द्वारा दी गई थी, डीजे निकोलस द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप ध्यान रखना। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन की मैंने बात करी दी थी। इसमें तीन चीजें होती है, प्लांट का अवशोषण जो है, न्यूट्रिएंट का अवशोषण, उसकी आपूर्ति यानी कि ऊपर तक जाता है और फिर उसका उपयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन, पोषण के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये बातें हमने पहले ही कर ली थी, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में इसी को समझाया था। फिर मैंने न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था, कोई भी रासायनिक यौगिक आयन जो जैविक अपचयन मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है या प्लांट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, वो आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, बेनिफिशियल एलिमेंट, यहां से भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि हम ये कहते हैं कोई विशेष फसल जो है उसके लिए ये अनिवार्य हो सकते हैं, यानी कि काफी हद तक उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे तो पौधा मर ही जाएगा या अपना जीवन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनके देने की वजह से उसमें ग्रोथ या कोई किसी प्रकार की जो है प्रोडक्शन बढ़ सकता है, या उसकी ग्रोथ बढ़ सकती है, या कोई एक्स्ट्रा दिखाई दे सकता है कोई भी चीज, लेकिन जीवन कंप्लीट नहीं होने वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सिलिकॉन हो गया, वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया और सोडियम हो गया। ये चारों क्या होते हैं, आपके बेनिफिशियल एलिमेंट के उदाहरण होते हैं। ठीक है, फंक्शनल की हमने बात कर ली, फंक्शनल क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से ये डीजे निकोलस द्वारा दिया गया शब्द था। ठीक है, और जिसमें वे सभी खनिज तत्व शामिल होते हैं जो कि पौधों में उपापचयन में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके फंक्शनल ही हो गए। ठीक है, इसके बाद में कुछ दो बातें हैं, एक तो डिफिशियंसी क्या होती है और एक टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होता है, देखो डिफिशियंसी का मतलब हो जाता है जितनी आवश्यकता थी उससे कम। ठीक है, मान लो कोई पौधा था, उसको नाइट्रोजन की जो है 100 मिलीग्राम
जो है आवश्यकता थी, लेकिन उतना उसको मिला नहीं, उसको 70 मिलीग्राम ही मिला। इसका मतलब उसमें कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। डिफिशियंसी के अलग सिम्टम नजर आते हैं, लक्षण नजर आते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है, पौधा अधिक मात्रा में किसी पदार्थ को इकट्ठा कर लेता है अपने पास, ठीक है, क्या कर लेता है, अधिक मात्रा में, या तो मिट्टी में ज्यादा अवेलेबल हो जाए उसकी वजह से, ठीक है, या किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को अपटेक करने की वजह से। भाई मान लो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पानी के साथ घुलकर आ जाते हैं, तो पौधा छांटता नहीं है कि मैं तुझे नहीं लूंगा और तुझे नहीं लूंगा, ऐसा नहीं करता है। जो भी आ रहे हैं उन सबको लेता है कि जो भी मेरे पास रहेगा, जो एक्स्ट्रा है उसको साइड में रख लूंगा, जिसकी आवश्यकता है उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जब साइड में रखते जाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा हो जाने की वजह से टॉक्सिसिटी, यानी कि ये वृद्धि को बाधित करते हैं। कभी कभी ये ऋणात्मक प्रभाव जो है दर्शाते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, इनकी टॉक्सिसिटी दिखाई देती है, ठीक है, यानी कि इनकी विषाक्तता नजर आती है पौधे में। इसलिए हम इनको, इस चीज को क्या बोलते हैं, टॉक्सिक या विषाक्तता स्तर कहते हैं, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है, अभी हमने बात की, वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और अनुपस्थिति पर पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाता है। वही बातें हैं, दोबारा कही गई है। हाँ, यहां से हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि मैक्रो, ठीक है, मैक्रो किसे कहेंगे, यहाँ पर लिख लेना आप मैक्रो। मैक्रो में हम ये कहेंगे इनकी पौधों को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि मैक्रो को ही हम आगे चल के डिवाइड करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट के रूप में। प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके हो गया, ठीक है, इन पोषक तत्वों को प्राथमिक कहा जाता है क्योंकि इनकी कमी अक्सर होती है, इससे व्यावसायिक उर्वरक के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों बातें शामिल होती है, ठीक है। इसके बाद में महत्व की बात करते हैं। ये पोषक तत्व उर्वरकों के प्रमुख घटक है, ठीक है। ये पोषक तत्व क्या है, उर्वरकों के प्रमुख घटक है, क्योंकि मिट्टी में इनकी कमी आमतौर पर पाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है भाई, एक तो इनकी आवश्यकता ज्यादा है, और दूसरा आवश्यकता ज्यादा होने की वजह से न्यूट्रिएंट जो पौधे हैं इनको यूज में ज्यादा लेंगे, ठीक है, तो इनकी कमी भी ज्यादा होती है, और इसीलिए हम यूरिया, डीएपी, पोटाश ये देते हैं, क्योंकि इन्हीं से इनकी पूर्ति होती है, ठीक है। तो ये पोषक तत्व उर्वरकों के प्रमुख घटक होते हैं, उर्वरकों के द्वारा ये दिए जाते हैं। दूसरा आ गया सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, इनकी आवश्यकता प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम होती है, ठीक है, उनसे कम होती है, लेकिन माइक्रो से ज्यादा होती है। अभी हम बात करेंगे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, उनकी तो बहुत कम आवश्यकता होती है, तो ये बीच वाले हैं, दोनों के ज्यादा और कम के बीच वाले हैं, तो उनसे तो क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया, ये तीनों मैंने बता दिया था। इनकी कमी स्थानीय होती है, यानी कि एक विशेष जगह इनकी कमी हो सकती है। जैसे हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी आपको, जो जहां पर बारिश ज्यादा होती है, एसिडिक सॉइल जहां पर डेवलप होती है ना, वहां पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास की कमी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है, ये इन दोनों की कमी आपको अम्लीय मृदाओं में ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये स्थानीय हो सकते हैं, कभी कभी प्राथमिक पोषक तत्व वाले उर्वरकों से अनजाने में पूरी हो जाती है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मान लो मैं जो है आपके क्या दे रहा हूं, मैं कह सकता हूं सोडियम सल्फेट, नहीं, मैं कह सकता हूं आपके अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनिया तो हम दे रहे थे किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, लेकिन साथ में सल्फर क्या हो गया, चला गया, ठीक है। तो मान लो सल्फर की कमी भी थी तो पूर्ति हो ही गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी पूर्ति जो है अनजाने में ही पूरी हो जाती है। हम दे तो प्राथमिक पोषक तत्व रहे थे, लेकिन साथ में क्या हो जाता है, सल्फर आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, ठीक है, या कैल्शियम आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, तो ये क्या होते हैं, इनके साथ मिलकर जो नाइट्रोजन है वो उनके साथ मिलकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी आ जाते हैं। इस प्रकार से इनकी पूर्ति कभी कभी हो जाती है।
अप्रत्यक्ष आपूर्ति के उदाहरण, कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसा यहाँ पर सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात की है कि इसमें कैल्शियम और सल्फर, भाई फास्फोरस तो होता ही है, साथ में कैल्शियम और सल्फर भी इसके द्वारा क्या दिया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी, अमोनियम सल्फेट, अभी हमने बात की थी, अतिरिक्त रूप से सल्फर की पूर्ति करता है। भाई नाइट्रोजन तो अमोनिया के रूप में मिल रहा है, लेकिन साथ में सल्फेट के रूप में क्या मिल जाता है, आपका सल्फर भी अवेलेबल हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रेंट क्या कहते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रेंट ये कहते हैं कि हमारी बहुत कम आवश्यकता होती है पौधों को। ठीक है, हमारी पौधों को क्या है, बहुत ही कम आवश्यकता होती है, यानी कि नगण्य, बहुत कम। ठीक है, दूसरी तरफ इनमें हम ये कहते हैं कि कुछ कैटाइंस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पर आवेश क्या होता है, धनावेश होता है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, आयरन पर +2 होता है। ठीक है, तो ये कैटाइन वाला माइक्रो जो है माइक्रोन्यूट्रेंट हो गया। जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम +2 वाला हो गया। जैसे जिंक की बात करें, जिंक +2 वाला हो गया। जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर +2 वाला हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रेंट एनाइन की बात करें, देखो बोरोन जो है कभी कभी एनाइन के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन बोरोन के लिए हम ये कहते हैं कि H3BO3। ठीक है, इसका मतलब होता है बोरिक एसिड। क्या होता है, बोरिक एसिड, और इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये उदासीन रूप में भी पौधों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऋणावेश के रूप में ही मिलेगा, ये कभी कभी पौधों को उदासीन रूप में भी मिल जाता है। ठीक है, बाकी ये ऋणावेश के रूप में ही माना जाता है। मोलिब्डेनम हो गया और क्लोरीन हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, माइक्रोन्यूट्रेंट में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इन सब का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम जो है निकल को भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसको रख सकते हैं, निकल को भी रख सकते हैं। फिर आपके टोटल मिलाकर कंप्लीट 8 हो जाएंगे। मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों के बीच में भेद मात्रात्मक आधार पर किया जाता है। मात्रा के आधार पर ही तो कर रहे हैं, यानी कि कम मात्रा और ज्यादा मात्रा इसी आधार पर तो कर रहे हैं, तो मात्रा के आधार पर इनमें क्या कर लेते हैं, हम भेदभाव करते हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल बिहेवियर और शारीरिक कार्य फिजियोलॉजिकल फंक्शन के आधार पर भी इनको जो है अधिक उपयुक्त तरीके से हम इनको जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसके आधार पर भी, शारीरिक जो फंक्शन है उसके आधार पर, केमिकल बिहेवियर है इसके आधार पर भी इनको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो वो जानने का एक तरीका है। यहाँ पर हम मोबिलिटी के आधार पर भी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट मृदा में कितना सक्रिय है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी पौधे के लिए कितनी जो है जल्दी हो जाती है, या वो कितना हलचल कर पाता है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मोबिलिटी के आधार पर भी हम इनको डिवाइड करेंगे। एक होते हैं आपके मोबाइल पोषक तत्व। ठीक है, ये क्या है, तो ये गति करने वाले होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी गति करते हैं, और देखो दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो सोइल में गति करने वाले और एक प्लांट में गति करने वाले। ठीक है, दोनों में विभिन्नता भी होती है, दोनों अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लांट के लिए बात कर रहे हैं। जब इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो ये परिपक्व उत्कोच से युवा मेरिस्टेमिक उत्तक, यंग मेरिस्टेमिक टिश्यू को स्थानांतरित हो जाते हैं। देखो समझने का प्रयास करो, ये जो गतिशील पोषक तत्व है, ये मान लो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये क्योंकि ये पत्तियां सबसे पहले बनी थी नीचे वाली, तो ये यहाँ जाकर क्या हो गया था, आसपास वाला पूरा न्यूट्रिएंट यहाँ जाकर स्टोर हो गया था। ठीक है, जब इनकी आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से तो पोषक तत्व आ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ जो पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं वो ऊपर जाकर यहाँ क्या हो गए हैं, ये वाले जो स्टोर है ये ऊपर चले गए, यानी कि इनका ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी कि ये प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस नेचर की वजह से इनको गतिशील कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी कमी कहाँ होगी, क्योंकि सारे यहाँ ऊपर चले गए, तो कमी कहाँ होगी, पुरानी पत्तियों पर इनकी कमी होगी। बात समझ में आई। तो क्या होता है, जो आपके गतिशील पोषक तत्व हैं वो सबसे पहले नीचे वाली पत्तियों में स्टोर होते हैं, लेकिन जब ऊपर वाली पत्तियों में उनकी आवश्यकता होती है तब ये क्या कर जाते हैं, ऊपर मूवमेंट कर जाते हैं, जिसकी वजह से कमी किनकी जो है, इनकी कमी कहाँ होती है, नीचे वाली पत्तियों पर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, क्लोरीन और मोलिब्डेनम ये आते हैं। इमोबाइल की बात कर लेते हैं। इमोबाइल उनके जस्ट उल्टे रहेंगे। इन पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, ये जो है
जब इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो ये पुराने उत्तकों से नए उत्तकों पे नहीं जाते हैं। इसका मतलब इनकी कमी कहाँ होगी, ऊपर कमी होगी, क्योंकि जा ही नहीं रहे ना नीचे से, तो नीचे तो अवेलेबिलिटी है लेकिन ऊपर वाली पत्तियों पर अवेलेबिलिटी इनकी नहीं है। इसका मतलब कमी कहाँ होगी, कमी आपके इनका युवा पत्तों या हम कह सकते हैं नई पत्तियों पर इनकी कमी होती है। बात समझ में आई? नई पत्तियों पर कमी किनकी होगी, इम्मोबाइल की, और पुरानी पत्तियों पर कमी किसकी होगी, मोबाइल की। आई बात समझ में? ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ ध्यान देना है कैल्शियम, कैल्शियम, सल्फर, बोरोन, आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीज, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, सारे किसके उदाहरण है, मोबिलिटी के आधार पर इम्मोबाइल के उदाहरण ही है। ठीक है, इनमें से हम ये कहते हैं कि जो बोरोन है और जो जिंक है इसकी कमी, या जो कैल्शियम है, जिंक के तो हालांकि हम ये कहते हैं ऊपर वाली पत्ती, नीचे वाली पत्ती या बीच वाली पत्तियों पर कहीं पर भी कमी हो सकती है, लेकिन कैल्शियम और बोरोन के लिए हम ये कहते हैं कि जो ऊपर वाला शीर्ष होता है, टॉप पोर्शन, उसमें ज्यादा कमी होती है। बाकी इन सब की जो है ऊपर वाली पत्तियों पर, जो हल्की ऊपर वाली पत्तियां होती है उन पे दिखाई देती है। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें थी, ये हमारा कंसेप्ट था। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया, तो स्वाभाविक सी बात है ऑर्नान और स्टाउट ने दिया था। वैज्ञानिक आवश्यक अनावश्यक तत्वों के अंतर में किस तकनीक में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम सॉल्यूशन कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने समझाया था ना आपका सॉल्यूशन कल्चर, वो बात है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नहीं वाले, तो कैल्शियम सेकेंडरी है, बाकी सब प्राथमिक है। यहाँ पर फंक्शनल मेटाबॉलिज्म जो है डीजे निकोलस ने दिया था। और पौधों में पोषण निम्न में से कौन सा एक लाभकारी तत्व है जो बेनिफिशियल है। ठीक है, 4 बताए थे मैंने बेनिफिशियल, उनमें से सिलिकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो वेनेडियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, सिलिकन यहाँ पर आ गया, और एक कोबाल्ट होता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व, वो जिसको हम कहते हैं लाभकारी, बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। सारी बातें इसमें जो बेसिक बातें हैं वो हमने डिस्कस की है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।